नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस ब्लॉग सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाली हूँ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को देश का आखिरी छोर भी कहा जाता है, द लास्ट टिप ऑफ इंडिया। वैसे तो इंडिया में खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, मगर इस जो लास्ट टिप का नज़ारा है वो बिल्कुल आपको दिलकश अनुभव का एहसास करवा देता है। कन्याकुमारी में देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। इस ब्लॉग के अंदर 8 आइटिनरीज कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिवेणी संगम, यानी कि 3 समुद्रों का मिलन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। वेरी ब्यूटीफुल। अभी है मॉर्निंग का टाइम और हम त्रिवेणी संगम पहुंच गए हैं और ये बहुत ही लंबा ट्रैक है, बिल्कुल पथरीला है। इस तरीके से जाना है और लगभग आधा घंटा हमें हो चुका है इस पे चलते हुए और ये बहुत ही लंबा है। बच्चे के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, पर आधा घंटा हमें हो गया इस पे चलते हुए और अभी हमें उस टिप तक जाना है। आसपास लहरें बहुत सुंदर है और जो आपका विवेकानंद मेमोरियल है वो भी यहीं पर से दिखता है, लेकिन उसके लिए जेटी की लाइन बहुत लंबी है और वो 10:30 बजे खुलेगा, लेट खुलेगा, तो हमने अपने प्लान में चेंजेस किए हैं। त्रिवेणी संगम का सनराइज बहुत ब्यूटीफुल होता है। हालांकि क्लाउडी होने की वजह से हम बहुत अच्छे से नहीं देख पाए थे, बट इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो फाइनली हम त्रिवेणी संगम के एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, लास्ट एंड ऑफ इंडिया, ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ इंडिया, जहां पर तीनों सागर का मिलन होता है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। और तीनों का कलर बिल्कुल अलग अलग होता है, जो मिलता हुआ दिखाता है। ब्लू ग्रीन ग्रे, ब्लू ग्रे और ग्रीन। देखो, हमेशा कहते हैं पृथ्वी गोल है, आप ऊपर तो जा नहीं सकते चेक करने के लिए, लेकिन अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, आपको अगर समझ आएगा तो यहाँ पर आपको अर्थ की राउंडनेस दिखेगी। ये पूरा अगर एक व्यू में देखा जाए तो बहुत अच्छे से दिखता है कि ये बिल्कुल राउंड है। ऐसा लगता है कि सर्कुलर, आप सी के बीच में पूरा सर्कल के अंदर सर्कल है, बिल्कुल फ्लैट सी नहीं दिख रहा है। सीज बहुत सारे होते हैं, फ्लैट सी नहीं है, सर्कुलर सी है। समुद्र के बीच में इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, मेडिटेशन की थी, जहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी बनाया गया है, जिसके लिए यहाँ से एक जेटी चलती है, आप फेरी कह सकते हैं आपकी, वो चलती है। यूजुअली वो जो फेरी है वो 7 बजे खुल जाती थी, पर अभी जिस टाइम पर हम गए थे उन दिनों में वो 10:30 बजे खुल रही थी। तो हम मॉर्निंग में सोच के तो यही गए थे कि त्रिवेणी संगम के बाद में हम जेटी लेंगे, लेकिन 10:30 बजे वो खुलती थी और तब तक वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लग जाती थी, यानी कि आप 2 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे। लगभग इतना रश वहाँ पर आराम से होता था। आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम से आने के बाद में भी कितना वहाँ पर रश है। पूरा जो त्रिवेणी संगम की जो लेन है वो पूरी लोगों से भरी हुई है। इस संगम को देखने के बाद में हम जेटी विवेकानंद रॉक मेमोरियल नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो 10:30 बजे खुलना था और हम 7 बजे तक देखकर वापस आ चुके थे। तो हमने पहले कन्याकुमारी टेम्पल विजिट करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि बिल्कुल कुमारी टेम्पल जो है आपके बिल्कुल साथ में ही है। इनफैक्ट आप कुमारी टेम्पल और संगम जाने का रास्ता भी एक मिडवे ही है, तो आप उसी में से ही निकलते हैं। तो हम जेटी ना जाकर हम गए थे पहले कन्याकुमारी टेम्पल। तो आपको अब इस टेम्पल की भी कहानी बता देते हैं। ये एक बहुत मशहूर मंदिर है जिसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा भी है। जब हम साउथ की ओर जाकर कन्याकुमारी टेम्पल के दर्शन करते हैं तब हमें नॉर्थ वाले वैष्णो देवी माता का भी ध्यान आ जाता है। एक और तो जो समुद्र तटवासिनी माता है और दूसरी ओर जो बर्फीली पहाड़ियों में बसी माता है, दोनों माता पार्वती के ही रूप हैं। कन्याकुमारी में देवी कुंवारी अर्थात अविवाहिता कन्या रूप में स्थापित हैं। कहा जाता है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी भी है। यहाँ सती माता की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर बहुत पुराना है और बहुत सारी इसके लिए कहानियां भी मिलती हैं।
ये भी कहा जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम जी ने की थी। कन्याकुमारी मंदिर जो है वो द्रविड़न स्टाइल में बना गया है और काले पत्थरों के खंभों पर गुड़ से नक्काशी की गई है। मतलब जब हम उन पिलर्स को टच कर रहे थे तो वो बहुत ही चिकने दिख रहे थे, हाथ लगाने में भी जैसे कि तेल से उनको रगड़ा गया हो, इस तरीके से वो चमक है उनके अंदर। मंदिर के अंदर बहुत सारे गुंबज हैं अलग अलग, जिसके अंदर गणेश जी, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी, बाला सुंदरी आदि देवताओं की मूर्तियां भी है। कन्याकुमारी टेम्पल के लिए एक बहुत ही प्राचीन कथा मशहूर है। जो कन्याकुमारी देवी जी हैं वो पार्वती जी का ही रूप था और उन्होंने यह जो अंश है वो बानासुर असुर को मारने के लिए लिया था, क्योंकि उस असुर को भगवान शिव जी ने वरदान दिया था कि उनका वध सिर्फ एक कुंवारी कन्या ही कर सकती है। हालांकि स्त्री रूप में जन्म लेने के बाद में उन्हें भगवान शिव से अत्यंत प्रेम था, जिनको पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत मेडिटेशन किया और उस तपस्या से खुश होकर जब भगवान शिव जी उनसे शादी करने के लिए आ गए और मान गए, उसी वक्त उन्हें ध्यान आया कि इनसे शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका जो वजूद है वो तो बानासुर को वध करने के लिए किया गया है। तो नारद जी ने मुर्गे की बांग दे दी, जिससे बारात जो है वो रातों रात वापस चली गई और उसके बाद जो देवी हैं उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला कर लिया। और जब बानासुर को पता चला कि देवी इतनी सुंदर है और वो उनसे शादी करने के लिए आए, तो देवी क्रोधित हो उठी और उन्होंने बानासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसके बाद उनका अंत कर दिया। पर उसके बाद वो आजीवन कुंवारी रही और यहाँ पर ही स्थापित रही। उसके बाद से ही इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा और ये जगह जो है कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मंदिर के बाद बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मालाएं हैं, पूजन का सामान है, प्रसाद है और भी कुछ यूजेबल आइटम्स हैं, तो आप वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर परिसर बहुत सुंदर है और मंदिर के अंदर फोटोग्राफीज वगैरह ज़्यादा अलाउड नहीं थी, तो हमने अंदर ज़्यादा फोटोग्राफ्स या वीडियोस नहीं बनाई। बाहर आकर ही कुछ कुछ वीडियोस हम रिकॉर्ड कर पाए थे। पर मंदिर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मंदिर अंदर जाने के बाद में बहुत अच्छी और लाइव फीलिंग आ रही थी कि जैसे ही किसी तीर्थ स्थल पर हम आ गए हैं घूमने के लिए और हमने एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे मंदिर के, भव्य मंदिर के दर्शन किए हैं। पर मंदिर की लाइन इतनी लंबी थी कि उसके बाद हमें ज़ोरों से भूख लग गई थी और हमारा फर्स्ट काम यही रह गया था कि हम यहाँ से निकलकर हमें नाश्ता करना है और बहुत अच्छा और पसंद का नाश्ता, हम हैवी सा नाश्ता करना चाह रहे थे। और मंदिर से बाहर निकलते ही हमें बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स दिखाई दिए और हमने जो है पंजाबी ढाबे पर हमने खाना खाया था, सुबह का नाश्ता किया था, जिसमें हमने पराठे और पूरी ऑर्डर किए थे। इन्होंने आलू के पराठे, मैंने प्याज के पराठे और हमारी बेटी ने पूरी खाई थी और सब कुछ बहुत टेस्टी था। और बहुत दिनों के बाद में हमें हमारे नॉर्थ साइड का देसी खाना और बिल्कुल उसी देसी स्वाद के साथ मिला, तो हमें बड़े मज़े आए। माता के इतने सुंदर दर्शन और बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद में हम चले गए थे गांधी मेमोरियल देखने, जहाँ पर माता का मंदिर है, त्रिवेणी संगम में है। वहीं पास में गांधी जी का एक स्मारक बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है वहाँ से। तो इन दोनों को देखने के बाद में हम गांधी स्मारक गए थे। आज गांधी जयंती है और हम अभी आए हैं गांधी मंडपम और भारत माता का मंदिर। मैंने पहली बार ही देखा है भारत माता का मंदिर। ये है गांधी मंडपम, ये है यहाँ की साइट सीइंग और ये हमारी भारत माता। गांधी स्मारक में वहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी जी की अस्थियों को एक कलश में इकट्ठा करके दर्शन के लिए वहाँ रखा गया और वहाँ पर एक सुंदर स्मारक बना दिया जिसे गांधी मंडप कहते हैं। इस मंडप में गांधी जी के लाइफ की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनके बहुत सारे फोटो फ्रेम्स हैं, सीनरीज हैं, जो उन्होंने किसी के साथ मीटिंग की है, कोई कुछ लिखा है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ है। इस स्मारक के नीचे वे एक पीठ के रूप में है जहाँ पर एक कलश रखा गया है और बहुत सुंदर है वो। हर साल 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जी के बर्थडे पर जो है वहाँ के ऊपर के छत के छेद से सूरज की डायरेक्ट किरणें उस मंडप पर पड़ती है, यानी कि उस कलश पर पड़ती है। और हमने जिस दिन गांधी मंडप देखा था उस दिन 2 अक्टूबर ही था। हम 2 अक्टूबर को ही वहाँ पर थे और हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। हालांकि हम थोड़ा सा पहले पहुँचे थे पर सूरज तब तक निकल चुका था
गांधी मंडप के जो आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे लोग कॉन्टिन्यूसली चरखा चला रहे हैं, जो देखकर अच्छा लगा, जिससे गांधी जी की याद भी आई। उसके बिल्कुल पास में ही है भारत माता का मंदिर, भारत माता का स्टैच्यू। मैंने लाइफ में पहली बार ही भारत माता का स्टैच्यू देखा और देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी डॉटर ने भी बहुत एंजॉय किया और उसे भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि जिसे वो भारत माता कहते हैं, एक तरीके से वो पर्सनैलिटी वो अपने सामने देख पा रही थी और थोड़ा और चीज़ों को समझ पा रही थी। तो एक बार बोलते हैं भारत माता की जय। हमने सुबह जल्दी उठकर त्रिवेणी संगम पर सनराइज देखा, उसके बाद कन्याकुमारी टेम्पल के दर्शन किए, देन गांधी मंडपम भी देख लिया और भारत माता मंदिर भी। पर अभी भी 11-12 बजे हैं और हमारे पास में बहुत सारा टाइम है, तो इसके बाद हम गए थे मायापुरी, जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे का भी फन हो जाता है। बहुत दिन से टेम्पल देख रहा है बच्चा, अब हमने सोचा बच्चे को मस्ती करवाने की बारी आई है, तो उसके बाद हम गए हैं मायापुरी वैक्स म्यूजियम देखने। तो अभी हम आए हैं मायापुरी, अभी ऑन कर दिया इसको, हाँ। तो हम आए हैं मायापुरी, तो यहाँ पर जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। कैसे इधर आ जा बेटे। बेसिकली एक जो सबसे मेन है वो है वैक्स म्यूज़ियम, और वैक्स म्यूज़ियम के साथ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जो वैक्स म्यूज़ियम है उसकी एडल्ट की सिंगल पर्सन की वैक्स म्यूज़ियम की टिकट है 120 रुपीज़। इसके अंदर आपका वैक्स म्यूज़ियम आ जाता है और 3D शो आता है। उसके बाद में अगर आप IVR लेते हैं और उसके साथ में आप 9D शो लेते हैं और लेते हैं डैशिंग कार, तो अगर ये 5 का आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपका लगता है 400 रुपीज़ पर पर्सन। और आप चाहें तो 3 का एक कॉम्बो ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया है, हमने वैक्स म्यूज़ियम का लिया है, 3D शो लिया है और हमने लिया है डैशिंग कार। तो इन तीनों का हमने पर पर्सन पे किया है 240 रुपीज़। और क्योंकि हम 2 हैं और बच्चे की टिकट नहीं लगी है तो हमारे प्राइस लगे हैं 480 रुपीज़ के अंदर। हमारे पास में ये 3 एक्टिविटीज़ होगी करने के लिए। वैसे तो वैक्स म्यूज़ियम में यूजुअली हम वैक्स स्टैचूज़ के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, पर यहाँ पर वैक्स स्टैचूज़ के पीछे 3D पेंटिंग्स थी जिनके साथ हमें पिक्चर्स क्लिक करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वहाँ पर 3D पेंटिंग वाले एरिया के अंदर उन्होंने कुछ हेल्पर्स भी रखे हैं जो जिन्हें डायरेक्ट पोजीशंस पता है जहाँ से पिक्चर लेने पर डायरेक्ट अच्छा व्यू आएगा, तो वो आपकी पिक्चर्स क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा वो आपको एक व्यू पॉइंट पे भी ले जाते हैं जिसके लिए वो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ वो फ़ोटो का प्रिंट आउट भी निकाल कर देते हैं। हमने डैशिंग कार को लिटरली बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की। टाइम भी हमें बहुत अच्छे से दिया गया था, एम्पल ऑफ टाइम दिया गया था कि हमें खेलकर मज़ा आ गया था और खुद को भी लगा कि हाँ अब अच्छे से खेल लिए। अदरवाइज़ मैक्सिमम जहाँ पर हमने चॉइस किया है ऐसा लगता है कि थोड़ी देर खिलाकर हमसे वापस ले लेते हैं हमारी कार, पर यहाँ पर हम खूब मज़े से खेले थे। हम फिर से आए हैं बीच पर, और क्योंकि यहाँ बारिश है, आज बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत देर से बारिश थी, तो इस वजह से यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लहरें बहुत अच्छी हो रखी हैं। देखो पापा है ना साथ में, डरने की बात नहीं है, कैसे डरने की जरूरत नहीं है, पापा है।
यहाँ सनसेट का टाइम 6 बजे का रहता है और एक्चुअल में सनसेट हो जाता है, अंधेरा होने लग जाता है। और जैसे ही अंधेरा होने लगा हम यहाँ से निकल लिए और उसके बाद में हम सीधा पहुँच गए म्यूज़िकल फाउंटेन। आई लव म्यूज़िकल फाउंटेन। अब जब वहाँ से निकलते हैं तो मेन चौक से ही आपको सीधा जाकर म्यूज़िकल फाउंटेन का रास्ता मिल जाता है और जगह जगह इसकी डायरेक्शंस भी है। कायशा पापा बुला रहे हैं। तो अभी हम आए हैं म्यूजिकल फाउंटेन देखने। यहाँ पर इसका टाइम रहता है 7 o'clock इवनिंग में और 7:30 तक बेसिकली ये रहता है, 7 o'clock to 7:30। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट इन्होंने सेटअप किया हुआ है। रेस्टोरेंट क्योंकि वहाँ पर आप सनसेट देखने जाते हैं कोवलम बीच पर, उसके बाद में डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि इतना ही टाइम आपका हो जाता है। इसके अंदर आपकी जो टिकट्स हैं वो 2 तरह के टिकट्स हैं, एक है गोल्ड, एक है सिल्वर। तो बेसिकली क्या है कि एक स्टेडियम की तरह ये बना हुआ है जिसमें 18 स्टेयर्स टाइप है। तो जो फर्स्ट 7 रोज है वहाँ पर जो आपका उसका टिकट रहता है वो है 100 रुपीज़, जो गोल्ड सीट्स कहलाती है। और उसके बाद वाली जो सीट्स हैं वो सिल्वर कहलाती हैं, जिनकी टिकट प्राइस है आपकी 50 रुपीज़। और एक ग्राउंड सा है जिसमें वो म्यूजिकल फाउंटेन का शो होगा और उसके साथ में आपका रेस्टोरेंट है। तो बेसिकली आप 5 बजे आप सनसेट व्यू जहाँ पर भी देखेंगे, त्रिवेणी संगम पर देखें या फिर आप कोवलम बीच पर देखें। उसके बाद में जब आप वहाँ से थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, हल्का फुल्का स्नैक्स ले लेते हैं, 6 बजे के करीब सनसेट होता है। वो स्नैक्स लेने के बाद में आप यहाँ पहुँच जाएंगे 6:30 पौने 7 बजे और अपनी टिकट ले सकते हैं। एंड देन 7:30 तक म्यूजिकल फाउंटेन भी एंजॉय कर सकते हैं। और मुद्दे की बात यह है वहाँ पर एक रेड मार्क है, अपने बच्चे को अगर 100 रुपये बचाने तो हाइट से कम रखे। रेड लाइन के रेड मार्क पे दी तो मैंने उसे निगोशिएशन कर लिया है कि यार छोड़ दो उसे, तो वो मान गई। तो 100 रुपये हमने आज बचाए, कॉस्ट मनी सेविंग। कुछ खाएंगे आजा। मतलब आयशा, अभी तेरे लिए एक सरप्राइज आएगा जिसमें तुझे बहुत मजा आने वाला है। तेरे को बहुत मजा आएगा चिकू, यू विल बी अमेज्ड। ना बताएंगे नहीं हम तुझे नहीं बताएंगे क्या आएगा। अलग ही नई सी चीज आएगी। हम नहीं बताएंगे तुझे। पैरेलल डालेंगे वो भी बनाना नाइस। சுற்றுலாத்தலமான கன்னியாகுமரி தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக अभी कह रहे थे कि यार यहाँ पर खाने का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी बर्गर पिज़्ज़ा स्नैक्स आइटम नहीं है। तो फाइनली हमें एक लव स्ट्रीट मिली है यहाँ पर, जहाँ पर दूर से बोर्ड तो दिख रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा के। एक सेकंड करना बन। मिल गया। बोनो अच्छी जगह है, बच्चों का भी है इसमें ना। आया झूले वुल्ले। वो अब उसकी भी एनर्जी डाउन होगी, पहले कुछ ऑर्डर कर देते हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या जा। झूलेंगे रुझे, पहले कुछ खाएंगे। उस साइड पे बेटे झूले। तू का वाले तू का वाले आ आ आ
फिर गोड्डे फुटे उसके। हाँ सो फाइनली हमें एक अच्छा फूड प्लेस मिल गया कन्याकुमारी में। इससे पहले हमने बहुत सारी जगह का खाना ट्राई कर लिया है, आई मीन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के तौर पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स एंड होटल के अंदर खा के देखा। कहीं का भी खाना अभी तक हमें अच्छा नहीं लगा है और आज ही हम मिस कर रहे थे कि यहाँ पर कोई भी स्नैक्स नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। और फाइनली हमें यहाँ पर मिल गई है लव स्ट्रीट, सी शोर सी फूड कोर्ट है ये। तो इस फूड कोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ है ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट, भेलपूरी, पाव भाजी, वेजिटेरियन फूड, रोटी, नान, बटर मसाला और ये सब भी है, नॉन वेज आइटम्स भी हैं। तो बेसिकली चाट पकौड़े वाली आइटम्स हैं, तो थोड़ा हमारे लिए चेंज हो जाएगा। 3-4 दिन का ट्रिप हो गया तो और लोकेशन भी अच्छी है, देखो लोकेशन सारी ही बहुत अच्छी है। यहाँ पर रेस्ट रूम है, वॉशरूम है, इजी है, काफ़ी इजी गोइंग है। ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, लाइक जब हम ये घूमते हैं, त्रिवेणी संगम है और आपका कन्याकुमारी टेम्पल है, त्रिवल्लुवर बीच है, विवेकानंद मेमोरियल है, बेसिकली ये सब बिल्कुल सारे पास पास हैं। उसके बाद उन सबको क्रॉस करके जो सिटिंग एरिया आता है बीच के साइड में, वहीं पर ही पड़ता है। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आप वहाँ से आ सकते हैं। अगर आपके पास में कार है या आप ड्राइव कर रहे हैं, तो रात को बेसिकली वहाँ पर लॉक हो जाता है, स्पेशली पीक सीज़न के ऊपर। तो वहाँ बैरिकेड्स तक जाते हैं, पुलिस वहाँ से कार को अंदर नहीं जाने देती है। तो आप वहाँ से या तो पैदल चल के जाएंगे या फिर आपको जाना पड़ेगा क्रॉस करके। होटल तमिलनाडु के अंदर से आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको डायरेक्शंस भी मिल जाएगी कि आप गाड़ी कहाँ पार्क करके कहाँ से आप फिर पैदल वॉक करेंगे। एक ही पल में इतनी तेज बारिश, ओहो कन्याकुमारी की बारिश। क्या हुआ? झूली भी नहीं सटी है वो सही सेट था भाई। फुल हैप्पी। यहाँ आम पापड़ा है, ये भी हलवा है। हर माल 20 रुपए, खाना केटम और गरम मसाला, आयुर्वेदिक हर्बल नट्स स्पाइसेस। ये है क्या? इमली है ये? हलवा है वो, आम पापड़ा नहीं है वो। తెలంగాణ గ్రామ పరసం ఏదో ఎడుతాం 20 రూపాయలు। कायशा उतर जा बेटे। फिश एग्जीबिशन सारा दिन ही देखती होगी सबको ना। क्या दिक्कत है? कैमरा नया लग रहा है इसको कैमरे की साइड देख के जा रही है। अब देखो ये फिश हमारे साथ खेलेगी, देखो पागल कर दी वो। के बाद में हम गए फिश एग्जीबिशंस में और हमने बहुत सारी स्पीसीज देखी। बहुत बड़ी बड़ी छोटी सी वेल भी थी, ऑक्टोपस था, क्रैब था और काफ़ी तरह तरह की फिश थी। बहुत सारी मल्टी कलर्स की बिल्कुल छोटी छोटी सी फिशेस भी थी, बिल्कुल टाइनी फिशेस, तो जिसे देखकर हमने बहुत एंजॉय किया। कायशा ने भी बहुत एंजॉय किया। इसके एक अलग पूरे ब्लॉग के अंदर मैं सभी आपको स्पीसीज दिखाने वाली हूँ जो हमने देखी थी। फिश एग्जीबिशंस देखने के बाद में हम घर गए, वहाँ जाकर हमने रेस्ट किया और सो गए क्योंकि हमें अगले दिन निकलना था।